Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. So in the continuation of our chapter number 11, आज बेटा हम नई चीज़ एक सीखने जा रहे हैं कि factors affecting the rate of a chemical reaction। कि बेटा हमने बात पहले की थी कि किसी भी रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करते हैं वो होता कैसे है, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, उनकी खास ओरिएंटेशन होती है जिसको हम इफेक्टिव कोलिजन्स का नाम देते थे कि इफेक्टिव कोलिजन्स अगर इंक्रीज कर जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज करेगा। सो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा इंशाल्लाह मैक्सिमम जिनसे इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगी और फिर उसी से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो फैक्टर्स आते हैं, उनको पहले लिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, this is the first one. Number 2, concentration. Number 3, surface area. Number 4, light. Number 5, temperature. And number 6 one factor is a catalyst। ये बेटा डिफरेंट जो हैं वो कंडीशंस हैं, कैटेगरीज हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम चलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की तरफ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम केमिस्ट्री में जाने से पहले अगर हम अपनी आम जिंदगी की लाइफ की एग्जांपल लें तो हम अगर एक ऐसा जो है वो पर्सन है जो कि थोड़ा सा खुशबाश रहता है, जॉली मूड है, उसके पास बंदा बैठता है तो वो खुश रहता है। और अगर हम एक ऐसे जो है वो पर्सनैलिटी के पास बैठे जो थोड़ा सा सीरियस रहता है, संजीदा रहता है, तो फिर हमारे ऊपर भी थोड़ा सा डिप्रेशन जो है वो रहेगा। मीन इफेक्ट क्या, नेचर इफेक्ट कर रही। सेम लाइक हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी नेचर भी इफेक्ट जो है वो करती है। सो मूव टुवर्ड्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने चीज याद रखनी है कि किसी भी चीज की जो रिएक्टिविटी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डिवीजन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बेटा एक्चुअल में उसके डिसाइड करती है कि रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी। सो हम जो है वो चलते हैं, इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पर दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए। ये दो ग्रुप्स की अगर हम बेटा बात करें, इनकी रिएक्टिविटी, हम इनको रिएक्शन कराना चाहते हैं वाटर के साथ। एंड इफ वी लुक एट ग्रुप फर्स्ट ए के मेंबर्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप सेकंड ए के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें साइज की, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स का साइज बड़ा है, सेकंड ए के एलिमेंट्स का साइज छोटा है। अगर ऐसा है तो ये अनस्टेबल हैं, ये स्टेबल हैं दोनों के मुकाबले में। जो अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी, फर्स्ट ए के मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नाम से जानते हैं, वो फर्स्ट ए की ज्यादा है, सेकंड ए की कम है, ability to lose electron. So when these two reacts with water, which one will be more reactive? First A। क्यों?
वो जब रिएक्शन करेंगे वो फौरन से इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसको रिड्यूस कर देंगे। तो वाटर के साथ फर्स्ट ए का रिएक्शन तेज है, सेकंड ए का रिएक्शन वाटर के साथ कम है। इट्स ऑल ड्यू टू द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा फर्स्ट ए का रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए ज्यादा है कि उस केस में उनकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो उनकी इफेक्टिव कोलिजन्स ज्यादा हैं, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, इफेक्टिव कोलिजन्स ज्यादा होने से फर्स्ट ए। और सेकंड ए के केस में इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है फिर कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डबल डीकंपोजिशन, एक चीज दो बार जो है वो डीकंपोज हो जाए, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस जब बराबर के मिलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग देन रीअरेंजमेंट। मिसाल के तौर पर बेटा हम HCl और NaOH को मिलाएं तो ये फौरन से हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बनता है साथ में। तो बेटा इसमें नो टाइम, थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है, अराउंड अबाउट 10⁻⁻⁴ सेकंड्स उसमें रिएक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन रीअरेंजमेंट की बात करें तो ये यहाँ से बॉन्ड जो है वो पहले था, उसने अपने आप को अरेंज करके यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे बॉन्ड बनाया। इट्स टाइम कंज्यूमिंग। इस केस में कोलिजन्स कम हैं, फिर इफेक्टिव कोलिजन्स भी कम होंगी, और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स से कम होंगी तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसलिए कहते हैं इनकी नेचर ऑन होने की वजह से, इनकी नेचर और होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर डिफरेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर मैटर कर रहा है। इफ वी कंपेयर आयनिक रिएक्शंस and redox reactions. Ionic reactions involve a strong electrostatic force of attraction between the cations positively charged and anions negatively charged. अब बेटा वो जब हम कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट्स को, आयनिक की जो वो फोर्स है वो फौरन से एक नए सिरे से दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के डेवलप कर लेती है वो फोर्स, और वो फौरन हो जाता है। लेकिन रेडॉक्स की बात करें, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, फिर दूसरा उसको गेन करेगा, उसकी रिडक्शन होगी। इट्स विल टेक टाइम, there is less possibility of effective collision, so ionic reactions are fast than the redox reactions. So in nature of reactants हमने डिस्कस किया कि नेचर चेंज होने से इफेक्टिव कोलिजन्स चेंज होती हैं, जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होता है। ओके अगर इफेक्टिव कोलिजन्स ज्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिर ज्यादा होगा। वो मैटर करेगा कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा देगा। ओके मूव टुवर्ड्स द सेकंड इफेक्ट, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को जब भी हम फैक्टर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन को जरूर कोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स is proportional to its active mass. एक्टिव मास मीन सारे के सारा मास जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रेडी नहीं होता, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी होता है वो एक्टिव मास होता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करें, सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of the reacting species. तो बेटा केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास उसके रेट ऑफ रिएक्शन दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हैं वो हो जाएंगे। सो यहां से हम क्या कहेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, कि वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है।
अब ऐसा होता क्या है कंसंट्रेशन के बढ़ने या कम होने से कि रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा होता है बेटा, जब हम स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन कहते हैं ना कि बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि वहां पे मॉलिक्यूल्स की क्राउड जो है, वो जो मॉलिक्यूल्स वहां पे मौजूद थे वो आपस वहां पे ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर ज्यादा एक जगह पे मॉलिक्यूल्स हो गए हैं तो वो क्या होगा, उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट, उनकी कोलिजन्स, उनकी इफेक्टिव कोलिजन्स वो इंक्रीज कर जाएंगी और एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन द क्राउड ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस, देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, के मॉलिक्यूल्स का आपस में कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा, सो इफेक्टिव कोलिजन्स फिर ज्यादा होती हैं, जिस वजह से फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाता है। अंडरस्टैंड रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के लिहाज से। अब इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो और एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl, इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ जो है वो रूम टेम्परेचर पे उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। फिर कंबशन की बात करें, कंबशन बेटा स्टूडेंट्स इस तरह से है कि जब हमारी जो नॉर्मल एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और अगर हम कंबशन प्योर ऑक्सीजन में करेंगे देन व्हाट विल हैपन, प्योर ऑक्सीजन होने से क्या होगा, वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स का क्राउड ज्यादा है, उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट भी ज्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सो प्योर ऑक्सीजन में कंबशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 21% ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारी जो एयर में नॉर्मल में मौजूद होती है। In case of gaseous system, गैसियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेटा हम कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं सो बाय अप्लाइंग प्रेशर दे कैन बी कंप्रेस्ड। अब कंप्रेशन हमने देखनी है गैसियस सिस्टम में, तो फिर कंसंट्रेशन भी आएगी। इस केस में कंसंट्रेशन और प्रेशर जो है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास ज्यादा आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स का क्राउड ज्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन के बढ़ने से जो है वो हम इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल H2 और I2 मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करें तो अब इसमें प्रेशर गैसियस जो है वो है, ये हमारे पास एग्जांपल, लेकिन क्योंकि 2 ही मोल इसके हैं 2 ही मोल इसके हैं तो नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, वो कि ये हमारे पास वही वाला हो गैसियस सिस्टम हो, लेकिन मोल्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बेटा आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर बनता है, तो ये 2 हैं, इधर 2 की है, ऑक्सीजन 2 हो गए तो ऑक्सीजन 2 की, हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे 4। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो बेटा 4 मोल्स रिएक्टेंट के हैं और 1 और 2 3 मोल प्रोडक्ट के हैं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम क्या कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेट करते हैं। अगर इस तरह से है बेटा तो फिर ये रिएक्शन अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, इंक्रीज करें, तो वो फेवर करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर ज्यादा हो रहा है।
अब इसका ऑर्डर अगर देखें तो वो बन रहा है 4, लेकिन एक्चुअल में 4 ऑर्डर होता ही नहीं किसी रिएक्शन। अब हम इसको डिटेल जो है इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे फिर हम इसको जो है वो फॉलो करेंगे। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहली कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड NO को कांस्टेंट ले लें और H2 की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं। अब जब हमने ऐसे किया तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आया, हमें पता चला कि अगर हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल की है तो वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल आया है। अगर हमने जो है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो ट्रिपली जो है वो इंक्रीज की है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो जाता है। सो इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद पावर 1। फिर दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें हाइड्रोजन को कांस्टेंट लेंगे, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड को चेंज करके देखते हैं। उस केस में बेटा जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज कर गया। अब देखें ये फर्क आया, देखें पहले डबल कर रहे थे रिएक्शन डबल था, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने रिएक्शन NO की कंसंट्रेशन डबल की लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज किया, 4 टाइम इंक्रीज कर गया। हमने उसकी जो है वो ट्रिपल टाइम इंक्रीज की तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज कर गया। तो बेटा यहाँ से फिर हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ जाते हैं। बाय कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो बेटा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा H2 की कंसंट्रेशन 1 और NO की कंसंट्रेशन 2। रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 की कंसंट्रेशन 1 और NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा। अब यहां से अगर हम ऑर्डर फाइंड करके देखें तो वो क्या आ रहा है, थर्ड ऑर्डर आ रहा है। लेकिन शुरू में जब हमने रिएक्शन को देख के बात की थी तो हमें लग रहा था कि शायद इसका 4 है और हमने वहीं पे कहा था कि 4 ऑर्डर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो अब ये थर्ड कैसे आता है, ये तो रेट इक्वेशन हमने लिख दी, ये बनती कैसे है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि ये रिएक्शन तो एक स्टेप में होता ही नहीं है। स्टेप 1 जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। अब नाइट्रोजन इधर 2 हैं तो ये 2 हाइड्रोजन वो बैलेंस हो गए। ये फर्स्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है, ये एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी नोट किया। स्टेप 2 जब हमने किया तो स्टेप 2 में वो जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इंटरमीडिएट के तौर पर बना था उसने बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और हमारे पास 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन हो गई और ये रिएक्शन का स्टेप जो है वो फास्ट है। अब हमने कहा था कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि एक से ज्यादा स्टेप में इन्वॉल्व हो तो ऐसे स्टेप में ऐसे रिएक्शन में हम देखते हैं कि कोई क्या ऐसा स्टेप है जिसका कोई स्लो स्टेप है। तो यस यहाँ पे स्लो स्टेप है, तो हमने कहा था रेट टर्निंग स्टेप में कि स्लो स्टेप ही उस रिएक्शन का रेट फाइंड करेगा। तो अब इसमें अब आप गौर करें H2 का 1 मोल है और NO के 2 मोल हैं। सो दिस रेट इक्वेशन इज करेक्ट। सो बेटा यहाँ से हम फिर ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसकी इक्वेशन जो है किस कैसे सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिख लेना मुमकिन नहीं है, हमें बकायदा एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। वहां से हमारे पास एक्चुअल में जो है वो एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है, वहां से रेट इक्वेशन बनती है और फिर उसका हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर। मूव टुवर्ड्स द थर्ड फैक्टर व्हिच इज सरफेस एरिया। If we talk about
surface area and rate of reaction, then rate of reaction is directly proportional to surface area. रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना है। अब ऐसा क्या होता है इसमें, देखें मिसाल के तौर पर एक सरफेस एरिया मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, एक सरफेस एरिया ये है और एक सरफेस एरिया ये वाला है। अब देखें बेटा, जैसे ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना तो मॉलिक्यूल्स वहां पे ज्यादा होंगे। अब अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्राउड ज्यादा आ गया वहां पे, तो उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट आपस में ज्यादा होगा, कोलिजन्स ज्यादा होंगी और इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी और एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सो ये चार कंडीशन में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्राउड ज्यादा आ सकता है, कोलिजन्स ज्यादा होंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये आएगा, क्योंकि उस केस में रेट ऑफ सरफेस एरिया सबसे कम है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसका सबसे कम होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मिलकर ये हमारे पास ये सोडियम एल्युमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है, साथ में H2 की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होती है। अब इसको बैलेंस कर लें, तो इस तरह से ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन मैटर करती हैं। अगर हमने एल्युमिनियम जो है उसकी फॉइल ली है, मीन पार्टिकल फॉर्म में, उस केस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को वार्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फिर दूसरा केस क्या है, एल्युमिनियम को पाउडर कर लें, उसकी पाउडर फॉर्म ले लें। अब पाउडर फॉर्म जब हमने की तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड फॉर्म से ही रिएक्शन कर, ऐसा क्या हुआ? देखें बेटा, जब एल्युमिनियम का हमने फॉइल यूज किया, पार्टिकल फॉर्म थी, तो वहां पर सरफेस एरिया कम था, मॉलिक्यूल्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था, जिस वजह से वो जल्दी रिएक्शन नहीं कर रहा था। फिर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को वार्म करना पड़ा, गर्म करना पड़ा, फिर रिएक्शन हुआ। लेकिन जैसे ही हमने एल्युमिनियम को पाउडर कर लिया तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे सरफेस एरिया बढ़ गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गई, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर गया, इंक्रीज कर जाएगा। So surface area or rate of reaction both are directly proportional to each other. Next, move towards the fourth factor, which is light. चौथा फैक्टर है बेटा लाइट का। लाइट की बेटा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लाइट में क्या कैसे, अब सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ सूटेबल है किस केस में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट से डिपेंड करते हैं और रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये वहां पर जो है वो लाइट का इफेक्ट जो है वो होता है। बेटा एक्चुअल में लाइट में होता क्या है, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मीन क्वांटा फिक्स्ड, ठीक है। सो लाइट उसमें फोटॉन्स होते हैं। देखें ये रिएक्टेंट था, इसके ऊपर जब लाइट फॉल कराई, इरेडिएशन की हमने रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर, व्हाट हैपन कि ये एनर्जी इंपार्ट करेगा इसको। जैसे एनर्जी इंपार्ट करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स में की जो इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन है वो इंक्रीज कर जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
in case of photochemical reactions. ओके अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर एग्जांपल है हमारे पास मीथेन की हैलोजिनेशन CH4 और उसकी क्लोरीनेशन हम करवाएं तो इसको लाइट चाहिए, ये लाइट के बगैर नहीं होगा। अगर हम बात करें H2 और Cl2 की, अगर तीन कंडीशन हम इसकी डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास बेटा हमने इसको लाइट नहीं दी, डार्क है कंडीशंस, तो रेट ऑफ रिएक्शन ना होने के बराबर होगा। अगर हमने उसको डे लाइट में लेके आ गए हैं, मीन डायरेक्टली सनलाइट को एक्सपोज नहीं किया हमने इसको, तो ये स्लो रिएक्शन होगा, स्लो रेट होगा। और अगर हमने उसको डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोजर दे दिया है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लार्ज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हुआ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फर्क आया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं। यहाँ से इसलिए हमने लिखा है कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम उल्ट जाएं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है। और सेम लाइक प्लांट्स के लिए जो हम फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए अपनी क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन? प्लांट्स। अब बेटा देखें, ये रात के वक्त नहीं होता। क्या होता है रात के वक्त? क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती? क्या वाटर नहीं होता? होते हैं दोनों, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होती। लाइट मौजूद नहीं होने की वजह से उनको वो कंडीशन जो उन्हें कंबाइन होने के लिए चाहिए वो नहीं मिलती। अगर उन्हें ये कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो कंबाइन होकर ग्लूकोज अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते। अब यहाँ से भी क्या पता चला कि भले जितनी मर्जी कंसंट्रेशन, अगर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो तब तक रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक जो है वो लाइट मौजूद नहीं होगी। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत और रेट ऑफ रिएक्शन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिमेंबर फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये उनके लिए है जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन करके सारी बातें बताऊँ, जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस दौरान अगर आपको कोई कंसेप्ट जो है वो रह जाता है तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट किया करें, मुझसे रब्ता किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से आपको नई अपडेट मिलती जाएगी। बेल आइकॉन को भी दबा लेंगे, आपको मैसेज ट्यून की तरह जो है वो आपको पता चलेगा बकायदा कि कोई नई चीज़ आई है। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू आना चाहते हैं, कांटेक्ट दिया हुआ है। फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं, फेसबुक अजीजुर रहमान के नाम से आईडी है। तो बेटा as easy as I can, it will be beneficial for you। वो कब होगा? जब आप कांटेक्ट रखेंगे, राब्ते में रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको मैं हर लिहाज से जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ये हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टेम्परेचर एक अलग से डिटेल्ड फैक्टर है, उसमें आर्मीनियस इक्वेशन को भी क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना है, कैटलिस्ट एक अलग से पूरा टॉपिक भी है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।